वेलकम टू द लर्न एंड ग्रो एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही लंबा था और इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में कवर किया है। पहले पार्ट में हमने खनिज के बारे में पढ़ा, खनिज के क्या यूज़ हैं, खनिज को कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और इसको हम कैसे बचा सकते हैं, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसको हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। वहीं सेकेंड पार्ट में हमने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे कि कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब के बारे में पढ़ा था कि इन सब के क्या यूज़ हैं और ये कैसे बनते हैं, इनके लाभ और हानि के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ये थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट है और इसमें हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर गैर परंपरागत स्रोत की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर वर्ल्ड वाइड हम अगर पॉपुलेशन को देखें तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। तो हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और जो ये संसाधन है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब लिमिटेड है और हम इनका इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि ये ख़त्म होने के कगार पे है और ये अनवीकरणीय है, इसको बनने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये नवीकरणीय है। इसको दोबारा इजीली और जल्दी उससे कम टाइम में बनाया जा सकता है। इसीलिए हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है इसकी ज़रूरत पड़ी और हमने इस पर ध्यान दिया है। वर्ल्ड का जो फर्स्ट सोलर यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से चलने वाला बस अड्डा जो है वो स्कॉटलैंड में है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट बस अड्डा है, ये पहला बस अड्डा है। इससे पहले कोई भी बस अड्डा सोलर से यानी कि सौर ऊर्जा से और पवन ऊर्जा से नहीं चलाए जाते थे। अब हम जानते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। एक एक करके हम सभी गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इसके लाभ और हानि को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं सौर ऊर्जा क्या होती है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सूर्य से मिलने वाला ऊर्जा यही सौर ऊर्जा कहलाता है। सौर ऊर्जा को तो हम प्रतिदिन अनुभव कर सकते हैं। डेली सुबह जब सूर्य की रोशनी आती है तो उससे हमें ताप और ऊष्मा दोनों ही मिलता है। सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसी को हम सौर सेल में इसी से बिजली उत्पन्न करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इनमें कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है, वहाँ पे बहुत इसका यूज़ किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कूलर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात में संकेतों में भी होता है। सोलर का हम यूज यानी कि जो सौर ऊर्जा से जो बनने वाला बिजली होता है इसे ही हम सोलर पैनल भी कहते हैं, सोलर कहते हैं। तो इसका यूज़ हम बहुत सारे जगह पे करते हैं। उससे हम कूलर भी चलाते हैं, सोलर ड्रायर भी, और इससे हमें रोशनी भी मिल जाती है। आपने देखा होगा कई घरों में ऊपर छत पे सोलर लगा होता है जिससे दिन में सूर्य की रोशनी से ये चार्ज हो जाता है और रात को इससे रोशनी मिल जाती है, लाइट मिल जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला एरिया है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। इसी वजह से यहाँ से हम सौर ऊर्जा का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। बात करते हैं पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक हवा चलेगी और जो गतिशील हवा होती है उसे ही हम पवन कहते हैं। तो पवन तो कभी भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने और जल निकालने के लिए तो चिरकाल से ही चला रहा है। वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, उससे भी हम बिजली का उत्पादन करते हैं। इससे जो पवन की चक्की घूमती है जो कि विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म, तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ पे प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहाँ स्थित किया जाता है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस, स्पेन में पाए जाते हैं जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं ना, जो रेडियो एक्टिव आपने सुना होगा, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, इनके जो परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से जो प्राप्त
की जाती है, इसे ही हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक यूएस है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के जो मोनोजार्ट वाला एरिया है ना, वहाँ पे जो बालू है उसमें पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में एक जगह है कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोड़ा और कर्नाटक में कैंगा है। ये ऐसी जगह है जहाँ से हम परमाणु ऊर्जा बनाते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो ताप ऊर्जा जो कि पृथ्वी से प्राप्त होती है। जब सूर्य की रोशनी आती है तो पृथ्वी भी तो उसको कुछ अवशोषित करती है, उसे ही हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। आपने देखा होगा कि गर्म झरने भी हैं यहाँ। अगर आप मसूरी जाओगे तो वहाँ पे एक कैंटा फॉल है। कैंटा फॉल में वहाँ से गर्म पानी का झरना निकलता है। हम सब जानते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर मैग्मा भी है और इसीलिए हम पृथ्वी की जितनी गहराई में जाते हैं वहाँ तापमान बढ़ता जाता है और जितनी हम पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जाते हैं तापमान कम होता जाता है। पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा पाया जाता है, ये ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में यानी कि बिजली का उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोत के लिए भूतापीय ऊर्जा, खाना बनाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यूएस विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पोगा घाटी में स्थित है। भूतापीय ऊर्जा कैसे बनती है उसको आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कि कैसे भाप होता है, कुआं से पानी निकालते हैं और टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होता है और यहाँ से भूतापीय ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण के लिए किया जाता है। ज्वार क्या होता है? तो समुद्र में जो उठने वाली लहर होती है उसे ही तो हम ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में जो स्थापित वहाँ पे टरबाइन लगाई जाती है उसको टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र भी हैं। ज्वारीय जो ऊर्जा है, वर्ल्ड का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। अब बात करते हैं बायोगैस की। तो जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे, जो मरे हुए पौधे होते हैं और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है। बायोगैस के बारे में आपने सुना होगा, कई लड़के तो घर पे ही बायोगैस बना लेते हैं गाय के गोबर का यूज़ करके। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना बनाने, विद्युत का उत्पादन करने का सर्वोत्तम ईंधन है और इसके प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी हो जाता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीली भी है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है। अगर हम ऊर्जा को वेस्ट ना करें, बेवजह लाइट और फैन को चलाकर ना रखें, तो हम एक अलग ही बदलाव ला सकते हैं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अगर आप ऊर्जा को बचा लेंगे तो समझिए आपने ऊर्जा का उत्पादन कर लिया। हमने एक एक करके ऊर्जा के सभी गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जाना। अब हम इसके लाभ और हानि के बारे में जानते हैं। हर ऊर्जा के अपने कुछ लाभ और हानि होते हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पवन ऊर्जा के बारे में।
तो पवन ऊर्जा का लाभ ये है कि ये प्रदूषण मुक्त है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है और एक बार अगर इसको स्थापित की जाए तो बिजली उत्पादन करने में कम लागत आती है, सुरक्षित है और साफ भी है। वहीं अगर इसके हानि को देखें तो ये ध्वनि प्रदूषण करता है, इससे आवाज़ आती है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में भी व्यवधान डालता है। पक्षियों के लिए हानिकारक है, अगर पक्षी इसके चपेट में आ गए तो उनकी मृत्यु हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा का लाभ ये है कि ये भी ख़त्म नहीं होने वाला है। सूर्य तो हमेशा ही निकलता रहेगा और उससे ऊर्जा भी मिलती रहेगी, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। वहीं अगर इसकी हानि की बात करें तो खर्चीला होता है, बहुत महंगा होता है सोलर पैनल। स्रोत से विसरित होने के बाद ऊर्जा की बर्बादी ही होती है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त होता है, ये ही कभी ख़त्म नहीं होने वाला क्योंकि समुद्र में लहरें तो उठते रहेंगे। वहीं अगर इसकी हानि की बात करें तो वन्य जीव आवास का नष्ट हो सकता है, वहाँ पे जो वन्य जीव रहते हैं उनका वहाँ पे रहना खतरनाक हो सकता है। दोहन में कठिन होता है, इसको जलाना थोड़ा मुश्किल होता है। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो बड़ी मात्रा में इससे हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, ये तो है इसके लाभ। इसके हानि क्या है? रेडियो एक्टिव व्यर्थ में उत्पन्न करता है, इससे और रेडियो एक्टिव बहुत ज़्यादा ही उत्पन्न हो जाता है जो कि हमारे पृथ्वी के लिए हमारे लिए सही नहीं है। और नेक्स्ट है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बायोगैस की अगर हम बात करें तो एक कम लागत, उपयोग में इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वेस्ट से बनाया जाता है, जैसे कि गोबर और फिर ऐसे ही कुछ वेस्ट होते हैं उनसे ही बायोगैस बनाया जाता है। और इसका हानि एक ही है बस कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देता है, इसके कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं। भूतापीय ऊर्जा के बारे में बात करें तो इसके लाभ ये हैं कि यह स्वच्छ, पर्यावरण के हितैषी और हर समय उपलब्ध होता है। क्योंकि पृथ्वी तो हमेशा ही पृथ्वी के अंदर उतने ही ताप रहते हैं, तो वहाँ से भूतापीय ऊर्जा की कभी कमी महसूस होती नहीं है। इसके हानि ये है कि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन में खर्चीला होता है, वहाँ से बिजली का वहन करना, वहाँ से यहाँ तक लाना ही खर्चीला हो जाता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं।